नमस्कार दोस्तों। ये एनसीईआरटी के कक्षा 11, ठीक है ना। एनसीईआरटी एनसीईआरटी कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, वो वाली पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की। उससे संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है ना। आधुनिकरण के रास्ते जो पाठ है ना, उससे संबंधित है और ऑथेंटिक बुकों से ही है, क्योंकि पार्ट ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना। तो इससे जितना भी जहाँ से जो भी मिले अपन को वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये नोट्स है, यानी कि ये पार्ट का सहारा है। इससे अपना ये पार्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और यह है वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए। ये नहीं है कि हाँ भाई चल भाई सभी एग्ज़ाम चाहे छोटी से लेके बड़ी हो, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो पार्ट तो पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन ये मेन बात है, ये रिवाइज हो जाएगी, इसलिए इसको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 11, आधुनिकरण के रास्ते, पुनरावर्ती नोट्स, ठीक। स्मरणीय तथ्य। चीन एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित है। सही है। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है। कौन सा है? हान। भाषा तो चीन ही है, लेकिन ये आ सकता है कि बताइए चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह कौन सा है? हान। बहुसंख्यक है हान। चीन के विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए क्योसू किस द्वीप में स्थित है, यहाँ पर होसू किस द्वीप में स्थित है। यहाँ पर जापान में निम्नलिखित में से कौन से 4 द्वीप है? अलग अलग ऑप्शन थे उसमें और एक इसमें से था। तो होसू, क्यूसूसू, शिकोकू, होकाइदो। होसू, क्यूसू, शिकोकू और होकाइदो। 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ, जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। 1603 से 1867 के मध्य तक तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे, ठीक है ना। दोबारा देख लें। चीन एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित है। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है और प्रमुख भाषा चीनी है। चीन के विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप समूह हैं: होसू, क्यूशुशु, शिकोकू, होकाइदो। 12वीं सदी के प्रारंभ जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ, जो सैद्धांतिक रूप से राजा था। शोगुनों। 12वीं शताब्दी में जापान पर किस वंश का शासन था? शोगुनों का। 1603 से 1867 के मध्य तक तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। 1603 से 1867, 1603 से 1867 तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। जापान पर किस वंश का शासन था? शोगुनों का शासन कायम हुआ, जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। फिर 1603 से 1867 के मध्य तक तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867-68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार के असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867 और 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। मेजी वंश का उदय कब हुआ? 1867 से 68। चीन में है ये प्रभु सरकार गठन, है ना। देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का संतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। फिर है सम्राट मेजी को एदो लाया गया तथा एदो को राजधानी बनाकर इसका नाम टोक्यो रखा गया। बताइए टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? एदो। सम्राट मेजी को एदो लाया गया तथा एदो को राजधानी बनाकर इसका नाम टोक्यो रखा गया। एदो। जापान में 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। 1870 से लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया तथा किताबों के माध्यम से, ठीक है ना। 1870 में ही लड़के और लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य हो गया था
तथा किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी तथा अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। डाइट जापान संसद का नाम है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जापान संसद का नाम क्या है। डाइट नाम, और यह जर्मन विचारधारा पर आधारित थी। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। फुकुजावा युकिची संबंधित है चीन या जापान? जापान है। यहाँ पर यह आ सकता है, अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। ये किसका कथन था? फुकुजावा युकिची। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा, है ना, रेल लाइनों का विकास। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों को प्रशिक्षण तथा बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ होना आदि से हुआ है। फुकोकु क्यों है, जिसका अर्थ समृद्ध देश और मजबूत सेना। फ्यूकोकु क्यों है का मतलब क्या है? समृद्ध देश और मजबूत सेना। फ्यूकोकु क्यों है जिसका अर्थ समृद्ध देश और मजबूत सेना। फ्यूकोकु क्यों है जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापान शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ठीक है ना। फ्यूकोकु क्यों है जिसका अर्थ समृद्ध देश और मजबूत सेना। कचरा आ रहा है गणा में। फ्यूकोकु क्यों है जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। ठीक है भाई, आ सकता है कि बताइए फ्यूकोकु क्यों है का मतलब है, यहाँ पर अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया था भाई, युद्ध के बाद भी, ठीक है ना, परमाणु बम गिराने के बाद उठ खड़ा हुआ जापान। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत और समानता और विकास को संभव बनाने पर आधारित था। पहला अफीम युद्ध 1839 से यार एनसीईआरटी में ना 1839 से 1942 दे रखा है यार उसमें, हैं? जब मेरे को लगता है ये सही है, क्या 100 साल तक क्या युद्ध लड़ा था या क्या अफीम का यार, है ना। हाँ, एनसीईआरटी में शायद त्रुटि होगी, 1942 दे रखा है उसमें। चल, है ना, 1839 से 1842। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। 1911 में मोचू साम्राज्य की समाप्ति के साथ सन यात-सेन के नेतृत्व चीन गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यात-सेन संबंधित है चीन। मोचू साम्राज्य 1911 में ये क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्नलिखित में से चीन में कैसे साम्राज्य का शासन था। मोचू फर्स्ट ग्रेड में आया था। सन यात-सेन के 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद है। राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद है। राष्ट्रवाद है, गणतंत्र और समाज। जापान ने पशुपालन की परंपरा को नहीं अपनाया। चावल यहाँ की बुनियादी फसल और मछली प्रोटीन का मुख्य साधन है। जापान ने पशुपालन की परंपरा को नहीं अपनाया। अच्छा, चावल यहाँ की बुनियादी फसल और मछली प्रोटीन का मुख्य साधन है। 7वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। 7वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में
एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। 7वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये एदो वही है। आई बात समझ में? टोक्यो टोक्यो का प्राचीन नाम है एदो। एदो 7वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। ये एदो को टोक्यो कहा गया है, राजधानी थी ये। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक महत्व व्यक्ति के गुण को उसके पद से अधिक महत्व दिया जाने लगा। फलतः शहरों में जीवित संस्कृति तेजी से गिरने लगी। जापान को अमीर देश समझा जाता था। इसका कारण यह था कि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलास वस्तु आयात करता था। यह देश भाई जापान बहुत तगड़ा था, लेकिन ये तो इसकी साम्राज्य लालसा ने इसको सीमित कर दिया। लेकिन इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अपने इंडिया तक खगरा था ये। यह देश आयातित वस्तुओं का मूल्य चांदी और सोने के सिक्कों में अदा करता था, जिसने संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भार पड़ा, और तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। जापान को अमीर देश समझा जाता था। इसका कारण यह था कि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलास की वस्तुएं आयात करता था। यह देश आयातित वस्तुओं का मूल्य चांदी और सोने के सिक्कों में अदा करता था, जिससे अर्थव्यवस्था पर भार पड़ा, और तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। नई सरकार के अधीन सम्राट व्यवस्था का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। यह उल्लेखनीय कि सम्राट व्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता का संचालन करते हो। नौकरशाही और वह सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी है। नौकरशाही व सेना किसके प्रति उत्तरदायी है? सम्राट के। नई शिक्षा व्यवस्था के अधीन नैतिक संस्कृति विषय पर बल दिया गया। किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। मेजी सरकार के अधीन राष्ट्र के एकीकरण के लिए पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं में फेरबदल कर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया। राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया। कितनी उम्र के? 20 साल से अधिक। कंपलसरी है भाई, काम करना अनिवार्य कर दिया। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। ये दोबारा गया है ना। कन्फ्यूशियसवाद चीन में अग्रणी विचारधारा रही है। कौन सी? कन्फ्यूशियसवाद। बताइए, कन्फ्यूशियसवाद किस देश की अग्रणी विचारधारा रही है? चीन की, जापान की, या फिर मंगोलिया की, मंचूरिया की? चीन। इसका संबंध अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उच्च सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों से है। सन यात सेन की मृत्यु पश्चात चियांग काय शेक को ओमोनितांग के नेता बने। उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा वार लोडर्स को नियंत्रित किया और साम्राज्यवादियों को खत्म कर डाला। सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात
सन यात-सेन की मृत्यु पश्चात चांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बने। उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा वार लोडर्स को नियंत्रित किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। नेता बने, उन्हें सैन्य अभियान के द्वारा वार लोडर्स को नियंत्रित किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। सन यात-सेन की मृत्यु के पश्चात चांग काई शेक, ठीक है ना, सन यात-सेन की मृत्यु के बाद कौन आया था? चियांग काई शेक कोओमिंतांग के नेता बने। कोओमिंतांग ये है ना, ये पार्टी है कोओमिंतांग, ठीक है ना, ये याद नहीं आ रहा। हाँ, कोओमिंतांग, कोओमिंतांग ये नेशनल पीपल पार्टी थी कोओमिंतांग। या तो कोओमिंतांग बोलते हैं या फिर नेशनल पीपल पार्टी बोलते हैं, एक ही बात है। उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा वार लॉर्डर्स को नियंत्रित किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, चांग काई शेक कोओमिंतांग के नेता बने। उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा वार लॉर्डर्स मतलब को नियंत्रित किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। सन 1937 में जापानी हमले के दौरान कोओमिंतांग नेशनल पीपल पार्टी कमज़ोर साबित हुई। सन 1937 में जापानी हमले के दौरान कोओमिंतांग नेशनल पीपल्स पार्टी कमज़ोर साबित हुई। इस लंबे और थकान वाले युद्धों ने चीन को अत्यधिक कमज़ोर कर दिया। सन 1937 में जापानी हमले के दौरान कोओमिंतांग नेशनल पीपल पार्टी कमज़ोर साबित हुई। इस लंबे और थकाने वाले युद्धों ने चीन को अत्यधिक कमज़ोर कर दिया। जापान ने चीन पर हमला कब किया था भाई? 1937 में किया था। और सन यात-सेन के बाद नेता कौन बने थे? चांग काई शेक। जापान ने हमला कब किया था चीन पर? 1937 में। कोओमिंतांग को भी किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पीपल पार्टी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी, साम्यवादी पार्टी की, ठीक है ना, 1921। इसमें माओ से तुंग प्रमुख नेता बनकर उभरे, ठीक है ना। साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रूस के कुछ समय बाद हुई थी, 1921 में। रूस में क्रांति कब हुई थी? शायद 1917 में हुई थी क्या? हाँ, हुई थी शायद 1917 में। और 1789 है या फिर कौन सी है वो? फ्रांस की क्रांति है वो तो 1789। और रूस की क्रांति पता नहीं यार, ये याद होना चाहिए सब कि भाई रूस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, अमेरिका की क्रांति कब हुई, जर्मनी में कौन प्रमुख थे और रूस में कौन प्रमुख थे रूसी क्रांति में, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई। इसमें माओ से तुंग प्रमुख नेता बनकर उभरे। उनकी सफलता ने चीनी साम्यवादी पार्टी को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना दिया। किसने बना दिया? माओ से तुंग। जियासी माओ से तुंग के आमूल परिवर्तनकारी तौर तरीका का साक्ष्य है। यहाँ उन्होंने मजबूत किसान परिषद का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण किया गया। पल्ले नहीं पड़ी भाई बात। देख, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 में, रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। इसमें माओ से तुंग प्रमुख नेता बनकर उभरे। उनकी सफलता ने चीनी साम्यवादी पार्टी को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना दिया। जियांगसी माओ से तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों का साक्ष्य है। यहाँ उन्होंने मजबूत किसान परिषद का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण किया गया। एकीकरण किया गया। माओ से तुंग, ये कोई अलग है। जियांगसी माओ से तुंग शायद पूरा नाम है माओ से तुंग का, ने आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों का साक्ष्य है। यहाँ उन्होंने मजबूत किसान परिषद का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण में किया गया। किसने? जियांगसी माओ से तुंग।
माओ ने शादी के नए कानून बनाए। इस नियम का अधीन आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई। आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई। इसके अतिरिक्त तलाक को आसान बना दिया। माओ, ये माओ यही है, जियांग माओ से तुंग। ठीक है ना। शादियों के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई। इसके अतिरिक्त तलाक को आसान बना दिया गया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में स्थापित हुई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में। कब? 1949 में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी 1949 में पार्टी की स्थापना हुई थी? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। समाजवादी बदलाव के कार्यक्रमों के अधीन ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। किसकी? पीपुल्स कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। यहाँ लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। तियानमेन चौक पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन को, अच्छा, बीजिंग के। निस्संदेह दुनिया भर में चीन के इस कृत्य की कड़ी आलोचना हुई थी। चीन में परंपराओं को भी समाप्त करने की कोशिश की गई। साम्यवादी दल और उसके समर्थकों का विचार था कि परंपरा लोगों को गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। परंपरा, अच्छा, साम्यवादी दल और उसके समर्थकों का, साम्यवादी दल उसके समर्थकों का विचार था, साम्यवादी दल और उसके समर्थकों का विचार था कि परंपरा लोगों को गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए है। साम्यवादी दल और उसके समर्थकों का विचार था कि परंपरा लोगों को गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए है। साम्यवादी दल और उसके समर्थकों का विचार था कि, ठीक है भाई, परंपरा है, पूछ लेगा वो। बताइए यह किसका विचार था कि परंपरा लोगों को गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? साम्यवादी, साम्यवादियों की सोचती है। सांस्कृतिक क्रांति के पश्चात तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर अपना नियंत्रण मजबूत बनाया। उन्होंने 4 सूत्रीय लक्ष्य की घोषणा की: विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। सियाओपिंग ने विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा, विज्ञान है, उद्योग है, कृषि और रक्षा है। कालांतर में चीन में मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलापन और विश्व बाजार से जुड़ाव जैसे मुद्दों को महत्व दिया गया, जिससे कि चीन एक आधुनिक समाज बन सके। ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा समझा जाता है। वस्तुतः चियांग काई शेक द्वारा ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई थी। चियांग काई शेक, वो यहाँ से, चीन से, यहाँ तो गया था, हाँ, चीन से गया था वो भाई। क्या लेके, पैसा धेले लेके निकल गया चीन से और ताइवान पहुंच गया। ऐसे ही है कुछ, है ना। चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। 1894 से 95 के दौरान जापान के साथ युद्ध में ताइवान को चीन द्वारा जापान के हाथों सौंप दिया गया। 1894 और 95 के दौरान जापान के साथ हुए युद्ध में ताइवान को चीन के द्वारा जापान के हाथों में सौंप दिया गया। कब? 94-95 में। ताइवान पर जापान ने आक्रमण कब किया? 1894 और 95। तब से यह क्षेत्र जापानी उपनिवेश था। फिर कायरो घोषणा पत्र 1943, पोट्सडेम उद्घोषणा 1994 के द्वारा चीन की संप्रभुता वापस मिली। ठीक है ना। कायरो घोषणा पत्र कब हुआ था? 1943 में हुआ था भाई। और पोट्सडेम उद्घोषणा 1994 के द्वारा चीन की संप्रभुता वापस मिली। अठारह सौ 94-95 के दौरान जापान के साथ हुए युद्ध में ताइवान को चीन द्वारा जापान के हाथों में सौंप दिया गया। तब से यह क्षेत्र जापानी उपनिवेश था। फिर कायरो उद्घोषणा पत्र 1943, पोट्सडेम उद्घोषणा 1994 के द्वारा, देख, 1894-95 के दौरान जापान के साथ हुए युद्ध में ताइवान को चीन द्वारा जापान के हाथों में सौंप दिया गया। कब? 94-95 में।
तब से यह क्षेत्र जापानी उपनिवेश था। फिर कायरो घोषणा पत्र 1943, कायरो कायरो 1943 है ना। पोट्सडाम उद्घोषणा 1994। यहाँ पर वो ये दे देगा, बताइए कायरो घोषणा पत्र संबंधित है, यहाँ पर पोट्सडाम उद्घोषणा संबंधित है। आने वाले क्वेश्चन है कायरो घोषणा पत्र, कायरो और पोट्सडाम। चीन की संप्रभुता वापस मिली। चीन में 1965 और 1978 का काल समाजवादी व्यक्ति की रचना का काल था। माओवादियों ने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ा। माओवादियों ने समाजवादी व्यक्ति की रचना का था। और चीन में 1965 और 78 का काल। ये थे भाई नोट्स है ना। कितना मिनट हुई है? 25 मिनट होगी भाई। है तो इम्पोर्टेंट है। कायरो घोषणा पत्र 1943, पोट्सडाम उद्घोषणा 1994। जापान ने चीन वो ताइवान को कब लिया कब्जे में? 1894-95 चीन पर आक्रमण। ठीक। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में स्थापित हुई। नए लोकतंत्रों के सिद्धांतों पर आधारित थी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। साम्यवादी पार्टी की स्थापना। कोमिंतांग नेशनल पीपल पार्टी कमजोर साबित हुई। इस लंबे और थकाने वाले युद्धों ने चीन को अत्यधिक कमजोर कर दिया। राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक। 1911 में माचू साम्राज्य की समाप्ति के साथ सन्यास सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1911 में पहला अफीम युद्ध। फ्यूकोकू क्यों है, जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। फ्यूकोकू क्यों है, फ्यूकोकू क्यों है, समृद्ध देश और मजबूत सेना। डायट जापानी संसद का नाम है, यह जर्मन विचारधारा पर आधारित थी। फ्यूकुजावा युकिची, उनका कथन था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।